हेलो बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1857 का विद्रोह या उसका स्वरूप या चरित्र। जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके पहले भारतीय इतिहास में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन आ चुके थे और उन्हीं परिवर्तनों का परिणाम था ये 1857 का विद्रोह। जब हम बात करते हैं कि 1857 के विद्रोह से पहले अनेक छोटे छोटे जो क्षेत्रीय विद्रोह जो आदिवासी आंदोलन के रूप में या किसानों के आंदोलन के रूप में भारतीय भूमि पर हो चुके थे और उन्हीं जो चूँकि क्षेत्रीय थे, एक क्षेत्र विशेष में हुए थे, इसलिए इनको आसानी से अंग्रेज़ सरकार द्वारा दबा दिया गया। लेकिन इसी का एक परिणाम 1857 के रूप में आया कि 1857 की जो क्रांति थी वो एक विस्तृत क्षेत्र में फैली थी और बहुत सारे जगहों पे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों ने इसका नेतृत्व किया था। तो जब हम इसका कारणों का अध्ययन करते हैं, इसका जब विस्तार से विस्तृत हम इसको देखते हैं, इसकी चर्चा करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसका जो चरित्र था, इसका जो नेचर या इसके जो कैरेक्टर था क्रांति का, उसमें विचारकों ने अलग अलग उसके विचार व्यक्त किए हैं। उनमें अनेक विचारकों ने कहा है कि ये सैनिक विद्रोह था, कुछ का ये मानना है कि ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, कुछ का मानना है कि एक मुस्लिम षड्यंत्र था और अनेक विद्वानों ने ये माना है कि यह कोई विद्रोह नहीं था अपितु ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। तो इसी के बारे में हम इस टॉपिक में इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। आप जो बीए थर्ड ईयर में जो मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा अनेक जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें भी इसके बारे में काफ़ी विस्तार से पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं कि सर जॉन लॉरेंस और सीले जो प्रमुख अंग्रेज इतिहासकार रहे हैं, उनका ये मानना है कि ये केवल एक सैनिक विद्रोह था। इसमें ना कोई स्थानीय नेतृत्व था और न ही इसमें जनसाधारण का कोई समर्थन था। कुछ रियासतों ने सिर्फ जो अंग्रेज गवर्नर थे उनकी दमनकारी नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया था और इसलिए ये सैनिक विद्रोह था। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि ये एक सैनिक विद्रोह के रूप में ज़रूर आरंभ हुआ, परंतु सभी स्थानों पर ये सेना तक सीमित नहीं रहा और न ही सभी सेनाओं ने भी विद्रोह किया। सेना का कुछ भाग अंग्रेज सरकार की ओर से लड़ा, विद्रोही जनता के प्रत्येक वर्ग से आए। अवध में इसे जनता का समर्थन प्राप्त था। इसी प्रकार बिहार में भी कुछ जिलों में ऐसा हुआ था, इसलिए हम इसको सिर्फ सैनिक विद्रोह नहीं कह सकते। अगला जो मत है वो है LER रीच के अनुसार। उनका ये मानना है कि ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। विद्रोह की गर्मी से भिन्न भिन्न धर्मों के नैतिक नियमों का लड़ने वालों पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। दोनों दलों ने अपनी अपनी जातियों को छिपाने के लिए अपने अपने धर्म ग्रंथों का आश्रय। अंततः ईसाई जीत गए परंतु ईसाई धर्म नहीं। हिंदू और मुसलमान पराजित हुए परंतु हिंदू और मुस्लिम धर्म पराजित नहीं हुए। ठीक है, जैसे कि कैप्टन जेसी मैंडले ने निर्देशित किया है कि अंग्रेजी कैंपों में एक श्वेत व्यक्ति के अनुपात में 20 काले व्यक्ति थे। भारतीयों ने गोरे सैनिकों की हर प्रकार से सहायता की। उन्होंने गोरे सैनिकों के लिए खाना बनाया और काले पालकी वाले ही थे जिन्होंने गोरे जो व्यक्ति थे जो घायल हो गए थे उनको दूर डेंजर जोन से दूर पहुंचाया। ठीक है, अयुद्धकारियों को तो छोड़ ही दीजिए, कंपनी की इस सेना में जिसने विद्रोह को दबाया काले सैनिकों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में बड़ी थी। वास्तव में ये कहना ठीक होगा कि ये तो काले विद्रोहियों और काले लोगों द्वारा समर्थित गोरे शासकों के बीच एक युद्ध था। TR होम्स ने इस विचार को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया कि ये बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध था, परंतु इस व्याख्या भी संकीर्ण जाति भेद की गंध आती है। विद्रोह में दोनों पक्षों की ओर से जुल्म किए गए थे। यदि दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में कुछ भारतीय यूरोपीय स्त्रियां और बालकों की हत्या के दोषी थे तो अंग्रेजों ने भी कई स्थानों पर ऐसे ही अपराध किए थे। नील को इस बात का घमंड था कि उसने सैकड़ों भारतीयों को बिना किसी मुकदमे के फांसी पर लटका दिया। इलाहाबाद के आसपास संभवतः कोई ऐसा वृक्ष नहीं था जिसकी शाखाओं का भाग्यहीन कृषकों को फांसी देने के लिए प्रयोग न किया गया हो। मार्क्सवादी इतिहासकारों के अनुसार 1857 का विद्रोह सैनिकों अथवा कृषकों का प्रजातांत्रिक गठजोड़ था जो विदेशी तथा सामंतवादी दासता से मुक्ति प्राप्त करना चाहता था।
प्राक पूंजीवादी सामाजिक संरचना वाले हर क्षेत्र की भांति भारत की जनता में भी अधिक किसान थे। इस संदर्भ में ये प्रश्न उठता है कि क्या ये एक किसान विद्रोह था? किसानों ने इस विद्रोह में अहम भूमिका तो निभाई ही थी, परंतु मार्क्सवादी नामांकन में किसान विद्रोह से अभिप्राय वर्ग संघर्ष से रहता है, एक ऐसा संघर्ष जो संपत्तिशाली वर्ग के विरुद्ध किसानों का संघर्ष हो। इस संदर्भ में इस महाविद्रोह को वर्ग संघर्ष नहीं माना जा सकता। किसानों के क्रोध का शिकार जमींदार नहीं बल्कि सरकार थी। ये संपत्तिशाली वर्ग के विरुद्ध बिल्कुल नहीं था। बेंजामिन डिज़रेली, जो इंग्लैंड में समकालीन रूढ़िवादी दल के एक प्रमुख नेता थे, उन्होंने इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। उनका ये विचार था कि ये विद्रोह एक आकस्मिक प्रेरणा नहीं थी, अपितु सुनियोजित और सुसंगठित प्रयत्नों का परिणाम था। 1957 में जब विद्रोह की शताब्दी का आयोजन किया गया तथा आधुनिक इतिहासकारों को विद्रोह पर लिखने के लिए आमंत्रित किया गया, तो डॉक्टर आर.सी. मजूमदार उनमें प्रमुख रहे। अपनी पुस्तक सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में उन्होंने लिखा कि ये तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर मजूमदार इस बात पर अत्यधिक बल देते हैं कि वे तत्व जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े वे केवल सैनिक ही थे। इन सैनिकों ने दिल्ली, बरेली और इलाहाबाद में लूटपाट की। जनता के मन में इनके प्रति भय की भावना व्याप्त हुई, न कि सहानुभूति की। अतः उनका मानना यह है कि सैनिकों के व्यवहार और आचरण में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें ये कहा जा सके या हम विश्वास करें अथवा स्वीकार करें कि वे अपने देश प्रेम से प्रेरित हुए थे अथवा वे अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे कि देश को स्वतंत्र करा सकें। डॉक्टर S.N. सेन ने भी मजूमदार की बात का समर्थन किया और ये माना कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में केवल एक भौगोलिक कथन मात्र ही था। इस समय बंगालियों, पंजाबियों, मद्रासियों ने कभी भी यह अनुभव नहीं किया था कि वे एक ही राष्ट्र के सदस्य हैं। विद्रोह के नेता राष्ट्रीय नेता नहीं थे। बहादुर शाह जफर कोई राष्ट्रीय सम्राट नहीं था, उसे तो सैनिकों ने उनका नेता बनाने के लिए विवश कर दिया था। नाना साहब, लक्ष्मीबाई, डलहौजी के विलय नीति से तंग आकर विद्रोह कर रहे थे। अगर इस तर्क को मान भी लिया जाए कि विद्रोह में केवल सैनिकों ने ही भाग लिया था, प्रत्येक व्यक्ति इस विद्रोह में शामिल नहीं हुआ था। ये भी सही है कि विद्रोहियों में आपसी वैमनस्य भी कई बार देखने को मिला, परंतु इतने बड़े स्तर पर विद्रोह में कहीं भी ना तो प्रत्येक व्यक्ति शामिल होता है और ना ही आपसी लड़ाई के चलते इक्के दुक्के संघर्ष का नितांत अभाव रहता है। गांधी जी द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता संग्राम में भी प्रत्येक व्यक्ति तो शामिल नहीं हुआ था तथा उसमें भी आपसी वैमनस्य मौजूद था। ये भी सही है कि आधुनिक अर्थ में राष्ट्रीयता की भावना का उदय नहीं हुआ था, किंतु सारे विद्रोहियों को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए एक समान उद्देश्य उपलब्ध था और वह था एक शत्रु जो सबका साझा था। ये साधारणतः सभी इतिहासकार स्वीकार करते हैं कि जनता के अधिकतर भाग ने इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अवध के विलय में स्वयं गवर्नर जनरल कैनिंग ने 19 अप्रैल 1858 को कोड ऑफ डायरेक्टर्स को एक पत्र में लिखा, अवध में हमारी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह बहुत व्यापक था, लगभग सारी जनता का विद्रोह था। लोगों ने जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया उसमें भी ये स्पष्ट हो जाता है कि ये आम विद्रोह था। अवध में फरवरी 1859 तक लोगों के घरों से 29,941 माले, 42,72,932 तलवारें, 12,000 बंदूकें, 6,000 धनुष बाण बरामद किए। जिन लोगों ने विद्रोह में भाग लिया उन लोगों के प्रति लोगों में अभूतपूर्व सहानुभूति का प्रदर्शन किया गया। सरकारी कर्मचारियों को गलत सूचना देकर लोग गुमराह कर देते थे। इस विद्रोह में ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं जब लोगों ने जान बचाने के लिए या धन के लालच में अपने साथियों को धोखा दिया हो। लखनऊ में जैक्स आउट्रम ने प्रत्येक यूरोपीय बंधक को छोड़ने के लिए 10,000 रुपये देने की घोषणा की, परंतु फिर भी रुपये लेकर अंग्रेजों का साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। ये स्वाभाविक ही था
कि इतने बड़े विद्रोह में ऐसे भी लोग हों जिन्होंने स्थिति का लाभ उठाने का उद्देश्य से इसमें भाग लिया हो, परंतु जिस तरह के बलिदान की भावना इस विद्रोह के दौरान देखने में आई, यह केवल स्वार्थ सिद्ध करने की भावना का परिणाम नहीं हो सकती। इसलिए ये मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि यह विद्रोह केवल सैनिक विप्लव नहीं था, बल्कि इसका दायरा अधिक विस्तृत था। आर.सी. मजूमदार भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि इस विद्रोह को राष्ट्रीय महत्व अप्रत्यक्ष और उत्तरकालिक था। वो लिखते हैं कि ये कहा जाता है कि जूलियस सीजर जीवन के स्थान पर मरा हुआ अधिक शक्तिशाली था। यह बात 1857 के विद्रोह के बारे में भी कही। डॉक्टर सेन का विश्वास है कि ये स्वतंत्रता संग्राम ही था। उनका तर्क है कि क्रांतियाँ प्राय एक छोटे से वर्ग का कार्य करती हैं, जिसे जनता का समर्थन होता भी है और नहीं भी होता। अमेरिका की क्रांति और फ्रांस की क्रांति में भी यही हुआ। डॉक्टर सेन के अनुसार सैनिक विप्लव विद्रोह के रूप में आरंभ हुआ और उसने उस समय राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया जब विद्रोहियों ने अपने आप को दिल्ली के राजा के अधीन होने की घोषणा कर दी और भूमिपतियों और बहुत सी असैनिक जनता ने भी अपने आप को उसी के अधीन मान लिया। यह युद्ध धर्म रक्षा के लिए एक युद्ध के रूप में आरंभ हुआ और उसने शीघ्र ही स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर लिया, और उसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि विद्रोही एक विदेशी सरकार को समाप्त करना चाहते थे, उस प्राचीन व्यवस्था को पुनः स्थापित करना चाहते थे जिसमें दिल्ली का राजा उनका वास्तविक क्या था, प्रतिनिधि था। अतः हम देखते हैं कि इस पूरा अध्ययन जो हमने किया उससे स्पष्ट हो जाता है कि जो अंग्रेजी विचारकों ने जो इसके मत व्यक्त किए हैं उसमें एक संकीर्ण विचारधारा हमें दिखती है। जब हम इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं, तथ्यों से इसको जानकारी लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये जो विद्रोह था वो सैनिक भी था और असैनिक दोनों ही क्षेत्रों में ये फला फूला, और ये इसको अगर हम इसका भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।